नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को कवर करेंगे। और जो वीडियो है वो दृष्टिया एस की बुक से कवर किया जा रहा है। और इसमें ये पॉलिटी का पहला सेक्शन है। और इससे पहले हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। और बाकी 2-3 चीज़ें मैं आप सभी से शेयर कर दूँ कि एनसीईआरटी से रिलेटेड सीरीज़ भी चैनल पे चलाई जा रही है, ठीक है। जिसमें क्या होंगे, तो पहले तो हम लोग चैप्टर करेंगे कवर, और उसके बाद नोट्स और एमसीक्यू भी उसमें कवर किया जाएगा, एक अलग से वीडियो आएगा उस पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें टॉपिक भी है कि राज्य व्यवस्था का परिचय, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा है, ठीक है। यूँ तो राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रांतों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि को सूचित करने के लिए होता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, ठीक है। उदाहरणार्थ भारत सरकार, राज्य सरकारें, न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी आदि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है, ठीक है। एक तो हम प्रांतों को भी राज्य कहते हैं, और दूसरा क्या है, किसी समाज की जो राजनीतिक संरचना है, शासन की जो प्रणाली हो जाएगी और शासन का जो उसका स्वरूप हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे भी राज्य कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी राज्य में 4 तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये 4 तत्व हैं, तो ये है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। तो आगे है, इनमें से किसी भी तत्व का अभाव होने पर राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। सरकार राज्य की व्यवहारिक एवं मूर्त अभिव्यक्ति है, ठीक है। राज्य क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है, लेकिन सरकार जब आती है तो क्या कहते हैं, उसे मूर्त अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। राज्य की व्यवहारिक और मूर्त अभिव्यक्ति है। राज्य के जितने भी कार्य हैं वो सरकार के द्वारा ही तो संचालित किए जाते हैं। और संप्रभुता क्या है, तो संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि किसी राज्य के पास संप्रभुता ही नहीं है तो वो राज्य कहलाने के लायक ही नहीं है। किसी भूभाग पर किसी एक विशेष भूभाग पर उसकी जनसंख्या है, ठीक है, और क्या है, तो वहाँ पे सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, अर्थात उसे अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति नहीं है। वो अपने निर्णय को किसी आंतरिक कारण अथवा बाह्य दबाव के आधार पर ले रहा है, तो फिर वो राज्य संप्रभु नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख शासन प्रणालियाँ, ठीक है। सामान्यतः विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों में अंतर उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शासन प्रणाली, विश्व में तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक है, बहुत सारे देश हैं जिनकी शासन प्रणाली एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये भिन्नता का कारण क्या है, तो ये कारण है वहाँ की सामाजिक स्थिति, जो सामाजिक संरचना है, उन लोगों की आर्थिक स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति है उनकी या भौगोलिक अवस्थिति है, और साथ ही साथ राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसके कारण उनकी शासन प्रणाली में अंतर देखा जाता है, ठीक है। आगे है, विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें है प्रमुख शासन प्रणालियाँ क्या है, तो यहाँ है पहला कि शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पे, ठीक है। शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पे क्या क्या है, तो ये है राजतंत्र तथा तानाशाही, अल्पतंत्र या गुटतंत्र, और फिर लोकतंत्र, ठीक है। आगे है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पे, तो वैधता के आधार पे क्या है, धर्मतंत्र हो गया। कहीं कहीं क्या होता है किसी किसी देश में कि वहाँ के चर्च ही, मतलब जो धर्म से संबंधित जो प्रमुख संस्था है वही वहाँ की शासन प्रणाली की देख रेख करती है, ठीक है। तो उससे क्या कहेंगे, धर्मतंत्र कहेंगे। और क्या है, तो राजतंत्र भी होता है, और कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र भी कहते हैं, और फिर लोकतंत्र भी कहते हैं, शासन की वैधता के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पे, तो ये किस भाग में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में, तो 2 भागों में। और ये कौन कौन से हैं, तो ये है संविधानवाद और फिर गैर संविधानवाद। संविधानवाद का क्या अर्थ है, तो संविधान के अनुसार सीमित शासन से अर्थ होता है संविधानवाद का, ठीक है। संविधानवाद कोई भी पूछे कि किसे कहते हैं संविधानवाद, तो संविधान के अनुसार किसी सरकार द्वारा सीमित शासन किए जाने को कहते हैं संविधानवाद, ठीक है। आगे है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर, तो ये व्यवहारिक मूल्यांकन कैसे होता है, तो आमतौर पे जब लोग बोलचाल की भाषा में बात करते हैं किसी शासन प्रणाली की, तो उसमें बात की जाती है भीड़ तंत्र की, धन तंत्र की, ठीक है। किसी शासन प्रणाली में धन का बोलबाला यदि अधिक है तो वहाँ बोलते हैं कि अब तो ये धन तंत्र हो गया है ना, सरकार कहाँ रही, लोकतंत्र कहाँ रहा, अब ये धन तंत्र हो गया, सारे कार्य धन पे आधारित हो गए हैं। औसत तंत्र हो जाता है, फिर निरंकुश तंत्र भी कहते हैं।
और फिर गुणतंत्र, योग्यता तंत्र, और फिर क्या होता है वृद्ध तंत्र। आगे पढ़ते हैं इन चीज़ों में कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन इन प्रमुख प्रणालियों में से किसके नज़दीक है, इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो आगे है कि भारत में लोकतंत्र है, परंतु अधिकांश जनता के अशिक्षित और गरीब होने के कारण सत्ता की प्रतिस्पर्धा 2-3 छोटे छोटे गुटों के बीच होती है। अतः कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहते हैं। तो भारत में जो विद्यमान गरीबी है, वैसे तो सरकार प्रयासरत है दूर करने के लिए और बहुत हद तक सफल भी हो रही है, लेकिन विद्यमान गरीबी के कारण लोग क्या कहते हैं कि सभी लोग चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है, राजनीति जो है कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या उसे कहा जाता है भारत के लोकतंत्र को, तो अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे है भारत ने शासन प्रणाली की संविधानवादी व्यवस्था को अपनाया है। संविधानवाद हमने ऊपर देखा था, तो क्या है, संविधानवादी व्यवस्था को अपनाया है और कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के रक्षक की भूमिका ठोस तरीके से निभाई है। और ये जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, ये इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, तो क्या है, भूमिका ठोस तरीके से निभाई है, जैसे संविधान के मूल ढांचे से संबंधित वाद अर्थात केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, आगे है जहाँ जनता का मत व्यवहार पारंपरिक मान्यताओं और भावनाओं से संचालित होने के कारण इसे भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में जनता के मत को सम्मान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पारंपरिक मान्यताओं की भी रक्षा की जाती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भीड़ तंत्र भी कुछ लोग कहते हैं। आगे है वही नेताओं का वैचारिक व योग्यता स्तरीय से औसत तंत्र सिद्ध करता है। चुनाव प्रक्रिया अधिक महंगी होने तथा राज्य द्वारा चुनाव खर्च वहन न करने के कारण यह धन तंत्र के नज़दीक माना जाता है। अब यहाँ पे बात आई चुनाव खर्च वहन न करने की, अर्थात चुनाव की स्टेट फंडिंग नहीं होती है भारत में। तो इससे रिलेटेड भी एक टॉपिक मैंने कवर किया है, वो इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों धन तंत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की चुनाव प्रक्रिया अधिक महंगी है और स्टेट जो है वो चुनाव की फंडिंग नहीं करता। ठीक है, और भारतीय राजनेताओं का औसत उम्र के आधार पर आलोचक इसे क्या कहते हैं कि ये तो वृद्ध तंत्र है, यहाँ पे हर एक नेता वृद्ध है, मतलब युवाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, वृद्ध तंत्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त आरक्षण के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है, अतः कुछ सीमाओं के साथ यह योग्यता तंत्र और गुण तंत्र भी है। ठीक है, और भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफ़ी कम है। ठीक है, और विपक्ष और जनमत का दबाव, जनता के मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की सख्ती आदि से निरंकुश तंत्र बनने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हम लोगों ने देख ली भारतीय के जो लोकतंत्र है उसकी। अब आगे देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के आधार पर जो शासन प्रणालियां हैं। इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का मूल आधार यह है कि पूरे देश के लिए एक ही केंद्रीय सरकार काम करती है या फिर राजनीतिक शक्ति केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य बटी हुई होती है। जैसे देखेंगे हम लोग परिसंघात्मक प्रणाली। ठीक है, और कौन सी प्रणाली, संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं परिसंघात्मक प्रणाली। तो इसमें क्या है कि केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, केंद्र जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता और वो मजबूत भी नहीं होता और वो स्वतंत्र भी नहीं होता। और क्यों नहीं होता भाई, तो विभिन्न प्रांत आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं कि कुछ मामलों जैसे विदेश नीति, संचार, सुरक्षा आदि का प्रशासन में मिलकर देखेंगे और इसके लिए ही एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जाती है और प्रांतों को परिसंघ से अलग होने की स्वतंत्रता बनी रहती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में केंद्र विनाशी होता है। ठीक है, और प्रांत अविनाशी होता है। किसमें, परिसंघात्मक में, इसलिए इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन भी कहते हैं। अब क्या होता है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको रफ वे में बता देती हूँ, एक मिनट। इसमें क्या होता है कि ये ढेर सारे राज्य हो गए। ठीक है, मान लिए कि ये 9-10 राज्य हो गए। ठीक है, ये 10 राज्य हो गए और ये अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम है। ठीक है, सुचारू रूप से ये अपनी शासन व्यवस्था चला सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो संचार व्यवस्था है, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसका एक सम्मिलित रूप हो, एक उसके लिए एक समग्र रूप से मतलब एक साथ हम लोग योजना बनाएं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक संगठन की स्थापना करते हैं। ठीक है, जो कि केंद्रीय व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। और ये जो केंद्रीय व्यवस्था होती है, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो इन्हीं राज्यों के द्वारा इन्हें शक्ति दी जाती है। ठीक है, इसका अपना ये स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता, जो राज्य निर्धारित करेंगे वही शक्ति इसे प्राप्त होगी। ठीक है, जो विषय निर्धारित किए जाएंगे राज्यों के द्वारा, वही इस जो केंद्रीय संगठन है उसे शक्ति प्राप्त होगी। अर्थात शक्ति का हस्तांतरण कहाँ से होता है, तो प्रांतों से केंद्र की ओर होता है। ठीक है, प्रांतों से कहाँ होता है, केंद्र की ओर शक्तियों का हस्तांतरण। और इसमें क्या होता है, एक राज्य जो है वो इस संगठन से बाहर भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इस आधार पे क्या कहा जाता है,
तो इसमें कहा जाता है कि केंद्र विनाशी होता है इसमें और प्रांत अविनाशी होता है। ठीक है, और इसलिए अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन भी कहते हैं। किसे? तो परिसंघात्मक प्रणाली को। संघात्मक प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें भी परिसंघ की तरह राज्यों के आपसी समझौते से निर्मित होती है, परंतु इसमें प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता। परिसंघात्मक में राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है, जैसे अमेरिका। अब एकात्मक प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें केवल केंद्र का महत्व होता है और प्रांतों का नहीं। ठीक है, इस प्रणाली में प्रांतों के पास निश्चित शक्तियाँ नहीं होती और वे केवल केंद्र द्वारा सौंपे गए कार्य ही करते हैं। अर्थात यहाँ पे शक्ति का हस्तांतरण किधर होगा? तो अगर ये सेंटर है और ये राज्य हो गए ना, अगर ये छोटे छोटे राज्य हैं, उसके प्रांत हैं, तो शक्ति का हस्तांतरण केंद्र से राज्य की तरफ होगा, प्रांतों की तरफ होगा। ठीक है, शक्ति का हस्तांतरण एकात्मक प्रणाली में केंद्र मजबूत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि केंद्र जब चाहे राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य का निर्माण या पुराने राज्य को नष्ट आदि कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, जैसे ब्रिटेन व फ्रांस। अब देखते हैं भारतीय शासन प्रणाली परिसंघात्मक, संघात्मक व एकात्मक में से किसी भी कसौटी पर पूर्णतः खरी नहीं उतरती है। यह परिसंघात्मक तो एकदम नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के साथ किए गए किसी करार या समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए क्या नहीं कह सकते, परिसंघात्मक नहीं कह सकते भारतीय राज्य व्यवस्था को। और संविधान के अनुच्छेद 1(1) में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, परिसंघ नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है तथा परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता। परिसंघ में क्या हो रहा था, मजबूत जो केंद्र है वो मजबूत नहीं था और वो नष्ट किया जा सकता था। अतः यह संघ है। ठीक है, अतः भारत संघ है और प्रशासन की सुविधा के लिए देश को प्रांतों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई कि देश को प्रांतों में क्यों बांटा गया, तो मात्र प्रशासन की सुविधा से। ठीक है, भारत का जो भूभाग है वो इतना विशाल है कि उसके प्रशासन की सुविधा के लिए वहाँ शासन सुचारू रूप से किया जा सके, इसके लिए प्रांतों में विभाजित किया गया है। परंतु भारत क्या है, तो ये एक अखंड इकाई है। और संघ राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण कुछ भी कर सकता है, परंतु राज्यों के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक है, राज्य के पास भी कुछ शक्तियाँ, अतः यह पूर्णतः एकात्मक भी नहीं है। वास्तव में भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का एक रास्ता निकाला, जिसमें शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, परंतु संकट के समय वो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियाँ। ठीक है, अब उपरोक्त संबंधों के आधार पर प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? तो संसदीय और अध्यक्षीय। किसके आधार पे? तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर। ठीक है, कौन कौन? संसदीय और अध्यक्षीय। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं ये। तो पहले हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली, इसको थोड़ा सा अलग इंक से मैं घेर देती हूँ। संसदीय प्रणाली है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे है, 1 मिनट, इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं कि जिस दल या दल के गठबंधन को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिपरिषद के रूप में गठित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जिस दल या दल के गठबंधन, मान लेते हैं 2-3 दल मिल लिए, ठीक है, और इन्होंने गठबंधन कर लिया और इनको बहुमत प्राप्त हो गया, तो मंत्रिपरिषद गठित कर लेंगे। ठीक है, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं। ठीक है, और राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक नहीं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। और आगे है, आमतौर पर विधायिका में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन व निम्न सदन, और निम्न सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, जबकि उच्च सदन प्रांतों को प्रतिनिधित्व देने और विद्वानों आदि को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा में क्या स्थिति है, आप जाके राज्यसभा की संरचना देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, प्रांतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और विद्वानों आदि को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए ही राज्यसभा का वो संपूर्ण अस्तित्व है, उस प्रकार से उसे बनाया गया है। ठीक है, आगे है, विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित तो होता है, परंतु कार्यपालिका चाहे तो राज्याध्यक्ष को विघटन की सलाह देकर नए चुनाव आयोजित करा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके गुण क्या हैं। तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्यपालिका यहाँ विधायिका के बहुमत समर्थन से निर्मित होती है। कार्यपालिका कैसे होती है? विधायिका के बहुमत समर्थन से, और यह तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे उसका समर्थन प्राप्त है। इससे जिन देशों में विविधता ज़्यादा है, वहाँ अल्पसंख्यक वर्गों को कार्यपालिका में उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। ठीक है, और है कि इस प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है,
और इसमें विपक्ष के लगातार दबाव के कारण सरकार हमेशा सतर्क रहती है। आगे है अवगुण, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, अतः दोहरी जिम्मेदारी के कारण वह अपने दायित्वों पर पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाती। विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती हैं, इसीलिए उन्हें दो तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और वो एक तरह से देखें तो कर्तव्यों का निर्वहन में वो बाधक सिद्ध हो जाता है। इस प्रणाली में स्थायित्व की कमी के कारण दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती। अभी वर्तमान में बिहार की स्थिति आप लोग जाके देख सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर से या फिर आप स्वतः ही अध्ययन कर सकते हैं उसका कि क्या स्थिति है। ठीक है, आगे है मंत्रिपरिषद का चयन विधायिका से होता है, अतः सरकार बेहद औसत या कम योग्यता के भरोसे ही चलती है। ठीक है, और है कि शक्तियों का संपूर्ण पृथक्करण नहीं होता, अतः कभी कभी स्वतंत्रता संकटग्रस्त हो सकती है। अब आगे देखते हैं हम लोग अध्यक्षीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। क्या है कि कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा सीधे होता है। अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ देखा होगा आपने, या जनता के द्वारा इसी विशेष उद्देश्य से निर्वाचित निर्वाचकगण करते हैं। स्पष्ट राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है और राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली में कौन होता है वास्तविक राज्याध्यक्ष, तो राष्ट्रपति, ये नाम मात्र का नहीं होता, जबकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति विधायिका से अपना मंत्रिमंडल चुनने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति विधानमंडल का समय से पहले विघटन नहीं कर सकता तथा विधानमंडल भी कुछ अपवादिक परिस्थितियों में ही महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार दोनों नियत अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और जब एक नियत अवधि के लिए निर्वाचित हो गए तो क्या होगा, फिर ये स्थायी सरकार होगी और त्वरित निर्णय की क्षमता भी होगी। उन्हें ये डर नहीं होगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी, तो वो मजबूत निर्णय ले सकेंगे। ठीक है, और फिर है कि मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की भूमिका होती है। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति विधायिका से अपना मंत्रिमंडल चुनने के लिए बाध्य नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो योग्य लोगों को भी अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि प्रशासन में कुशलता आएगी। और नेक्स्ट है कि दल विभाजन प्रमुख नहीं, अर्थात पद धारण करने के पश्चात राष्ट्रपति प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखता है, दल के दृष्टिकोण से नहीं। इससे क्या होता है, राष्ट्र में एकता और समरसता का निर्माण होता है। और विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होने के कारण शासन का कोई भी अंग नागरिकों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाता। यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण है। ठीक है, स्पष्ट पृथक्करण है। अब इसके अवगुणों को भी हम लोग देख लेते हैं कि संपूर्ण शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में केंद्रित होने के कारण कभी कभी अधिनायकवाद जन्म ले लेता है। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को इतनी सारी शक्तियाँ दे देंगे तो वो आपके शासन में उलट पुलट करने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, क्योंकि आपने ही उसे दी है इतनी सारी शक्तियाँ, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, अधिनायकवाद। सामूहिक नेतृत्व में स्वयं का सुधार करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में यह गुण नहीं होता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि आपने अगर कोई गलत कार्य किया तो हो सकता है कि आपको यह भय हो कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, सरकार गिर सकती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। यदि कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग दलों से हो तो दोनों के मध्य गतिरोध होने की निरंतर संभावना बनी रहती है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और विधायिका का कार्यकाल पूर्णतः निश्चित होता है, इससे जवाबदेही का तत्व अनुपस्थित होने लगता है। ठीक है, जब कार्यकाल निश्चित है तो वो जवाबदेह नहीं होंगे, उन्हें पता है हम इतने समय के लिए हैं, हमारा कार्यकाल इतना है, इस कार्यकाल में मैं मनमानी भी कर सकता हूँ, तो क्या हो जाता है, जवाबदेही उनकी समाप्त होने लग जाती है और दोनों का जनता के प्रति लापरवाह होने का भय रहता है। यदि समाज में विभिन्न वर्गों, धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं तो राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन पाता है जो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर असुरक्षा का संकट हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया शासन प्रणाली को, दो तरह की, संसदीय और अध्यक्षीय। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोकतंत्र एवं इसके प्रकार क्या है इसमें। तो एक मिनट, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है लोकतंत्र एवं इसके प्रकार। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों या उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। और लोकतंत्र या प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का समस्त स्रोत कौन होती है, तो जनता होती है और जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यूँ तो लोकतंत्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, परंतु इसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति अब्राहम लिंकन के शब्दों में हुई है, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या, तो जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ठीक है, अर्थात यहाँ लोकतंत्र में क्या होती है, जनता की संप्रभुता होती है। अब दो तरह के लोकतंत्र हम लोग देखेंगे, कौन कौन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता था कि जनता शासन प्रक्रिया में सीधे सीधे भाग लेती है,
प्राचीन यूनान में यह प्रणाली दिखाई पड़ती थी, जहाँ किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे या न्यायिक कार्य के लिए स्वतंत्र नागरिकों दास नहीं की बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय होता था। ठीक है, प्राचीन यूनान में क्या होता था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती थी और उस प्रत्यक्ष रूप से भाग कौन लेते थे, जो केवल राज्य के नागरिक थे। अब नागरिक से आसे आपका होगा कि दास नहीं लिखा है, तो वहाँ पे है कि प्राचीन यूनान में कार्यों के आधार पर ना नागरिकों को बांटा गया था, जो निवास करने वाले लोग थे उनको बांटा गया था। जो राज्य को कर देते थे उन्हें नागरिक बोल दिया जाता था, जो राज्य को कर नहीं चुका पाते थे और थोड़े निम्न वर्गीय कार्य करते थे तथा कथित रूप से उन्हें दास के रूप में कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दास नहीं। तो वहाँ के जो नागरिक थे वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे प्राचीन यूनान में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि मिलकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इस प्रकार जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में क्या होता है कि जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या बहुत अधिक है, तो सभी तो जाके शासन प्रणाली में बैठ नहीं जाएंगे ना, शासन व्यवस्था में बैठ नहीं जाएंगे, उससे तो अराजक स्थिति ही उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वो अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, आप हमारे समस्या को देखिए और उसके अनुरूप नीति का निर्माण करके निराकरण कीजिए समस्याओं का। ठीक है, इस प्रकार जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और जनसंख्या अधिक होने के कारण वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर क्या है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधि लोकतंत्र दिखाई देता है। आगे क्या है, तो एक दलीय लोकतंत्र भी विद्यमान है। किस प्रकार से, तो सिद्धांतता और व्यवहार्यता एक ही दल का जिसमें प्रभुत्व होता है उसे क्या कहते हैं, एक दलीय लोकतंत्र। इसके दो रूप दिखाई देते हैं। कौन, तो पहला है जिसमें संविधान के स्तर पर एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। पहले में क्या है कि जिसमें संविधान ही कह दिया कि मात्र एक ही दल लड़ सकता है चुनाव, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान में चीन। और दूसरा जो लोकतंत्र है एक दलीय लोकतंत्र, उसमें क्या है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर तो कई दल होते हैं किंतु व्यवहारिक तौर पर एक ही दल लगातार सत्ता में बना रहता है। अब देखते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद से 1977 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व इसका उदाहरण है और मैक्सिको की राजनीति में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं द्विदलीय लोकतंत्र। इसमें क्या होता है भाई, इसमें है कि दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। संविधान के अनुसार यहाँ अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, परंतु व्यवहार में शेष दलों का महत्व नहीं होने के बराबर होता है। प्रभावी तौर पर सत्ता उन दोनों राजनीतिक दलों के पास ही बनी रहती है, अर्थात दो ही दल यहाँ प्रभुत्व वाले होते हैं, बार बार वही जीतते हैं। उनका जो दलों की विधायकों की या फिर सांसदों की या जनप्रतिनिधियों की संख्या है वो अन्य छोटे छोटे दलों से अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ये तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे उस समय भी ये इस नाम से परिचित होंगे आप, है ना। और अमेरिका का डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन दल। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे पता तो होना ही चाहिए, है ना। आगे बहुदलीय लोकतंत्र में दो से अधिक दल बहुमत प्राप्ति के लिए संघर्षरत होते हैं। बहुदलीय लोकतंत्र में क्या होते हैं, दो से अधिक दल बहुमत प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। हालांकि सामान्यतः इस प्रणाली में भी 2 या 4 दल ज़्यादा प्रभावी होते हैं, परंतु शेष दल इतने कमज़ोर नहीं होते कि उन्हें महत्वहीन मान लिया जाए, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, भारत, है ना। भारत में तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते हैं। देख रहे हैं कि छोटे छोटे दल क्या कर सकते हैं, बहुमत किन्हें प्राप्त है और छोटे छोटे दल इशारे पे लोगों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं। ठीक है, आगे है दलीय संख्या के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा। भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता को देखते हुए बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया है। आज़ादी के बाद 1977 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रभुत्व रहा और यहाँ भारतीय लोकतंत्र व्यवहार में एक दल प्रधान प्रणाली का उदाहरण नजर आता है। 1990 के दशक में स्थिति यह हो गई कि 20 से भी अधिक दलों की गठबंधन सरकार बन रही थी और कुछ दलों की अपरिपक्वता के कारण देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा। इस दौर में कई विद्वानों ने तो बहुदलीय ढांचे की आलोचना करते हुए द्विदलीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव दे दिया था, परंतु भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता और नई राजनीतिक संस्कृति के कारण धीरे धीरे दो गठबंधन, कौन कौन, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए अस्तित्व में आए और अन्य अधिकांश दल अपनी अपनी सुविधानुसार इनसे जुड़ते चले गए। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था द्विगठबंधनीय व्यवस्था हो गई। ठीक है, 2 कोलिशन सिस्टम हो गई। वर्तमान समय में यूं तो केंद्र में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, परंतु एनडीए के सभी घटक दल आपस में जुड़े हुए हैं और केंद्र व राज्यों में शासन व निर्वाचन प्रणाली में मिलकर भाग ले रहे हैं। इस नए राजनीतिक ढांचे का लाभ यह है कि इसमें द्विदलीय प्रणाली वाली स्थिरता भी विद्यमान है और देश के भाषाई, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक
वैविध्य को अभिव्यक्त करने वाली बहुदलीय प्रणाली के लाभ भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र द्विदलीय प्रणाली पर तो नहीं किंतु द्विगठबंधनीय व्यवस्था पर अवश्य चल रहा है। तो ये गठबंधनीय व्यवस्था का क्या लाभ हुआ भारत में कि यहाँ जो भी क्षेत्रीय विविधता है, भौगोलिक विविधता है, उन्हें भी मान्यता मिल गई, वो भी शासन व्यवस्था में शामिल हो गए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। भारतीय राज्य व्यवस्था आज से प्रारंभ हो गया है और प्रत्येक विषय के लिए जो GS1 और GS2 है उसमें जितने भी सेक्शन है उसके लिए एक दिन निर्धारित किया है मैंने, कि उसी डिसाइड किए हुए दिन पर संबंधित वीडियो मैं डालूंगी इसी चैनल पे। और ये जो वीडियो का जो कंटिन्यू मैं करूँगी वो 1 फरवरी से हमेशा रहेगा अपने शेड्यूल के अनुसार। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना था। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।